14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सिर्फ कुछ सेकंड में एक धमाके में 40 जवानों की जिंदगी छीन ली। In the worst terror attack against security men in Kashmir ever. Terror group Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for the attack that was executed by 22-year-old Ahmad Adil Dar, a local resident of Pulwama. 12 Mirage 2000 fighter aircraft of the type that you see on your screen went across and hit these targets. Abhinandan Vardhaman told his team that he locked a target, one of the F-16 fighter jets in the Pakistani assault team. कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला कैसे हुआ। असल सवाल ये है, इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद एक विस्फोटकों से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले तक कैसे पहुंच गई और फिर कैसे भारत ने इस हमले का जवाब सीधे पाकिस्तान की धरती पर दिया। ये है पुलवामा हमले की पूरी कहानी। 14 फरवरी 2019 दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उस दिन वैलेंटाइन डे मना रहा था, लेकिन भारत के इतिहास में ये दिन एक ऐसे दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज होने वाला था जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में उस सुबह हलचल थी। छुट्टियां बिताकर अपने घरों से लौटे जवान श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। असल में इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन उस साल कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई दिनों तक बंद रहा। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों जवान जम्मू कैंप में ही रुक गए थे और इसलिए 14 फरवरी को एक असामान्य रूप से बड़ा काफिला तैयार किया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये यात्रा भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल जाएगी। चौदह फरवरी की सुबह 3:30 पर सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में कुल 78 वाहन शामिल थे। इनमें शामिल थे बसें, ट्रक और कुछ बख्तरबंद वाहन। इन वाहनों में कुल 2547 सीआरपीएफ जवान सवार थे। कश्मीर में आतंकवाद के खतरे को देखते हुए आमतौर पर जवानों को बख्तरबंद वाहनों में ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन जवानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से साधारण बसों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। जवानों से भरा ये काफिला धीरे धीरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर आगे बढ़ रहा था। ये इलाका आतंकवाद के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसलिए जब भी सीआरपीएफ का काफिला इस रास्ते से गुजरता था तो उससे पहले रूट ओपनिंग पार्टी तैनात कर दी जाती थी। इन जवानों का काम होता था सड़क की जांच करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण नियम भी था। काफिले के गुजरते समय आम नागरिकों की गाड़ियों को भी हाईवे पर चलने की अनुमति थी। आतंकियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। उधर पुलवामा जिले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य कई महीनों से एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। इस साजिश में शामिल थे आदिल अहमद डार, शाकिर बशीर और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड उमर फारूक, जो जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का भतीजा था। इन लोगों ने महीनों तक सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने काफिलों की आवाजाही का पैटर्न समझा और फिर तैयार की एक ऐसी योजना जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। आतंकियों ने एक लाल रंग की मारुति इको कार खरीदी। इस कार के अंदर लगभग 200 किलो विस्फोटकों का मिश्रण भरा गया। इसमें शामिल थे RDX, अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। कार को इस तरह तैयार किया गया था कि स्टीयरिंग के पास लगे डिटोनेटर स्विच से विस्फोट किया जा सके। अब ये कार एक चलती हुई मौत बन चुकी थी, बस इंतजार था सही मौके का।
14 फरवरी की दोपहर आतंकी अपने मिशन के लिए निकल पड़े। जांच के अनुसार शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार दोनों कार में बैठे थे। आदिल ड्राइविंग में ज्यादा अनुभवी नहीं था, इसलिए हमले वाली जगह से लगभग 500 मीटर पहले तक शाकिर बशीर ने ही कार चलाई। फिर उसने कार रोक दी। दोनों कुछ क्षण तक खामोश खड़े रहे। फिर शाकिर कार से उतर गया। अब आगे का मिशन आदिल अहमद डार को अकेले पूरा करना था। उधर पुलवामा जिले में सीआरपीएफ का काफिला लेथपुरा क्षेत्र में पहुंच चुका था। तभी एक लाल मारुति इको तेज रफ्तार से काफिले के बीच घुस गई। आरोपी में तैनात एएसआई मोहनलाल की नज़र उस कार पर पड़ी। उन्हें तुरंत कुछ शक हुआ। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और कार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने कार पर गोली भी चलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदिल ने अपनी कार सीआरपीएफ की बस नंबर 5 के बिल्कुल पास ला दी और अगले ही पल उसने डिटोनेटर दबा दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ। लगभग 200 किलो विस्फोटकों के साथ हुआ ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस नंबर 5 पूरी तरह नष्ट हो गई। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं, सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए और लगभग 70 जवान घायल हुए। इस दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए एएसआई मोहनलाल भी शहीद हो गए। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ये हमला भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पूरा देश शोक और गुस्से से भर गया। हर शहर, हर गांव में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। कुछ ही घंटों बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। अब पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी, बदला। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। धमाका इतना भयानक था कि कार का लगभग पूरा ढांचा नष्ट हो गया था। जांच एजेंसियों को कार के सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े मिले। इनमें से एक टुकड़ा शॉक अब्जॉर्बर का हिस्सा था। एनआईए ने उसी छोटे से टुकड़े से कार का चैसी नंबर ट्रेस किया और धीरे धीरे पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होने लगा। जांच में कुल 19 लोगों की साजिश सामने आई। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया, लेकिन असली जवाब 26 फरवरी 2019 को दिया गया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये हमला पुलवामा के शहीदों के लिए भारत का जवाब था। पुलवामा हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकी हमलों में से एक था, लेकिन इस हमले ने भारत की सुरक्षा रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बड़े सैन्य काफिलों के दौरान आम नागरिकों की गाड़ियों को रोका जाता है और जवानों को एयर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाती है। पुलवामा की ये घटना आज भी भारत को याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और उन 40 शहीदों का बलिदान हमेशा देश को याद रहेगा।